कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शादी के बाद जब पहली बार मायके आई तो मन बहुत भारी लग रहा था। मैं चुपचाप मेरे कमरे में चली गई और खिड़की के सहारे सर टिकाकर खड़ी हो गई। उम्मीद थी कि सामने खिड़की पर सुमित मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन सामने वाले घर में सन्नाटा पसरा था। आंखों में आंसू थे पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से भाभी की आवाज आई, संध्या दीदी नीचे आ जाओ, चाय नाश्ता तैयार है। मैंने मेरी साड़ी और गहने उतार फेंके। चिढ़ छुट रही थी मुझे सबसे। अपना पुराना पाजामा टी शर्ट पहन के नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। अरे दीदी, ये क्या पुराने से कपड़े पहने हैं? कोई कह ही नहीं सकता 6 दिन पहले आपकी शादी थी। मैंने भाभी को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगी। और बता संध्या बिटिया, ससुराल में सब कैसे हैं? तेरा मन लग भी गया वहां? किसी को शिकायत का मौका मत देना। माँ ने सवालों की लाइन लगा दी। दीदी तो किसी की बात का जवाब ही नहीं दे रही। मुझे लगता है करण बाबू ने मना करके भेजा है। भाभी ने शरारती अंदाज में आंख मारते हुए बोला। अरे भाई, मैं क्यों मना करूंगा? संध्या तो वहां भी 4 बार में जवाब देती है। हमें तो लगा संध्या का स्वभाव ही ऐसा है। करण ने भाभी की बात का जवाब दिया। मैंने नजरें उठाकर देखा तो कपिल भैया मेरी तरफ घूर रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और एक बार फिर उस खिड़की की तरफ देखा। शायद मेरा सुमित वहां मेरा इंतजार कर रहा हो, जैसा वह हमेशा से करता था। लेकिन एक बार फिर सन्नाटे से मेरा सामना हुआ। कितना मारा था कपिल भैया ने सुमित को। अगर निधि की मम्मी कपिल भैया के पैरों में ना गिरी होती तो शायद कपिल भैया सुमित को मार ही डालते। इतना सब होने के बाद भी कोई कैसे इंतजार कर सकता है? जब मैं निधि के साथ घर घर खेलती थी तब किसी ने नहीं कहा निधि हमसे छोटी बिरादरी की है, इसके साथ मत खेलो। लेकिन सुमित सबको छोटी बिरादरी का दिख गया। सुमित मेरी सहेली निधि का चचेरा भाई था। 12वीं के बाद सुमित गांव से आगे की पढ़ाई करने शहर आया था। मैं, निधि और सुमित साथ ही कॉलेज जाते। कब हमारी आंखें चार हो गई हमें पता ही ना चला। कॉलेज की कैंटीन में घंटों घंटों बैठकर हम दोनों हमारे भविष्य के सुनहरे सपने देखते। निधि को हम दोनों के रिश्ते का पता था, इसलिए वो हमें प्राइवेसी दे दिया करती। एक बार कॉलेज जाने के लिए मैं निधि के घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था, क्योंकि निधि की नानी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए सब वहां गए थे। घर पर सुमित अकेला था। सुमित ने मुझे बाहों में ले लिया। वो पहली बार था जब सुमित मेरे इतना करीब था। मैं सुमित की खुशबू महसूस कर पा रही थी। मेरा बदन पूरी तरह उससे चिपका हुआ था। सुमित मेरे बदन को चूमे जा रहा था। उत्तेजना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब वापसी का रास्ता नहीं था। जब तक हम दोनों एक दूसरे में समा नहीं गए, सांसों की रेस थम गई और हम दोनों पसीने में तर बिस्तर पर गिर गए। उस दिन के बाद मैं और सुमित छुप छुप कर मिलने के बहाने ढूंढते। एक दिन मैं और सुमित रात के 11 बजे छत पर बैठे थे। न जाने कहां से कपिल भैया को भनक लग गई और कपिल भैया ने सुमित को बहुत मारा, घर आकर मुझे। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई। मैंने मेरे प्यार की बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरी शादी करण से कर दी गई। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब चल रहा था। तभी माँ ने मेरे आंसू पूछे और मैं अतीत से बाहर आ गई। तू अभी तक उस लफंगे को भूली नहीं? उसे एक बुरा सपना मानकर भूल जा मेरी बच्ची, उसी में सबकी भलाई है। अगर जमाई राजा को जरा भी भनक लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें बदनामी से बचा ले बेटा। माँ की आंखों में आंसुओं उम्मीद के आंसू थे कि मैं उनकी बात मान जाऊंगी। तभी नीचे से कार की हॉर्न की आवाज आई। चल बेटा, जमाई राजा बुला रहे हैं, तेरा ससुराल जाने का टाइम हो गया। मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। कपिल भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा। ख्याल रखना अपना। ना जाने क्यों मैं फूट फूट कर रो पड़ी।